वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में बता रही थी। वीडियो बनाते बनाते उसके एमबीज़ ज़्यादा हो गए तो वह बीच में ही रुक गया। अब मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको पार्ट 2 के अंदर उसके बारे में वापस से बताऊंगी और साथ में ये बताऊंगी जो फर्स्ट वीडियो में हमने करा था उसे भी थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे ताकि हम उनसे को रिलेट कर सकें। मैं डॉक्टर अंशुपुरी लोक प्रशासन के लोक प्रशासन विषय के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ और आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र और प्रकृति में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण में हमने ये पढ़ा कि एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण उसको कहते हैं जिसमें प्रशासन के सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के कार्य को माना जाता है कि यह लोक प्रशासन का क्षेत्र है। लेकिन अगर केवल जिन लेवल्स का या जिन प्रबंधकीय व्यक्तियों का कार्य निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल के कुछ व्यक्तियों का, तो अगर केवल इन्हीं को लोक प्रशासन का क्षेत्र माना जाए तो इसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। प्रशासन के अंदर एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू और प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी कि मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। एकीकृत दृष्टिकोण में ऊपर से नीचे तक जितने भी कार्मिक हैं, पियोन से लेकर ऊपर फर्स्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तक, सभी के कार्यों को लोक प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंदर केवल और केवल अधिकारी वर्ग जो हैं, जो एक क्लास ऑफिसर हैं या जो केवल उच्च वर्ग के अधिकारी हैं जिनका सीधा कार्य निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है, केवल उन्हें ही लोक प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र के मैंने आपको बताया था 5 तरह से क्षेत्र को हम डिवाइन कर सकते हैं। एक है व्यापक दृष्टिकोण, एक तो मैंने आपको बताया, इसको 7 तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि पहला एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण, तीसरा व्यापक दृष्टिकोण, चौथा संकुचित दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है जिसे हम पोस्टकॉप दृष्टिकोण कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। चौथा दृष्टिकोण है कि क्या लोक प्रशासन का कार्य केवल नीतियों का क्रियान्वयन ही है या नीतियों का बनना या नीतियों का निर्माण भी लोक प्रशासन का क्षेत्र है। और 5वां पॉइंट है कि क्या केवल सार्वजनिक कार्य ही लोक प्रशासन के कार्य में आते हैं या निजी प्रशासन से रिलेटेड कार्य भी लोक प्रशासन के कार्य में आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था व्यापक दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशरी ब्रांच। सारे के सारे अंगों के कार्य को अगर हम लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं तो उसे व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। लेकिन अगर हम केवल कार्यपालिका के कार्यों को ही समझते हैं या मानते हैं कि वह ही केवल लोक प्रशासन का क्षेत्र है तो वह संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है। व्यापक दृष्टिकोण में तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधित हैं और संकुचित दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। व्यापक दृष्टिकोण के अंदर मैंने आपको प्रोफेसर वाइट की, विलोबी की और मार्क्स की डेफिनेशन बताई थी और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है पहला वाला वो ख़त्म हो गया था व्यापक दृष्टिकोण पर। अब हम संकुचित दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण को हम एक बार वापस से देख लेते हैं कि लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में क्या है, उनके समर्थक कौन कौन हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। पहली चीज़, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के तीनों प्रमुख अंगों के कार्य को लोक प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है। LD मुख्यतः LD वाइट, M मार्क्स और WF विलोबी जो हैं यह इसके समर्थक हैं। इनके अनुसार वो सारी क्रियाकलाप लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल है जिनका प्रयोजन लोक कार्य को पूरा करना होता है। तीनों क्षेत्रों के द्वारा किए गए सभी कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, माने जाते हैं।
लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो समझेंगे कि व्यवस्थापिका में कौन आता है। व्यवस्थापिका में हमारे देश में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे हम भारतीय संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उनका काम है नीति का निर्माण करना। व्यवस्थापिका के अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यह तीनों आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका किसको कहते हैं, तो व्यवस्थापिका या पार्लियामेंट केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का कार्य है नीतियों का क्रियान्वयन करना। कार्यपालिका में कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा। प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये है कार्यपालिका में आती हैं। न्यायपालिका का काम क्या है कि नीतियों को संवैधानिक तरीके से बनाया गया है या नहीं और उनका लागू होना यानी कि उनका क्रियान्वयन जो है वह संविधान के अनुसार है या नहीं, ये न्यायपालिका का काम है। और न्यायपालिका किस तरह से ऑपरेट करता है हमारे यहाँ? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर लोअर कोर्ट्स। अब हम लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण की बात करेंगे। संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं साइमन और लूथर गुलिक। मैंने आपको पहले भी लूथर गुलिक की डेफिनेशन कई बार बताई है। लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन का, लोक प्रशासन का मुख्यतः कार्य मुख्य कार्यपालिका की शाखा से संबंधित है, जबकि वह कार्य करते हुए लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका की ब्रांच को भी कंसल्ट करती है, लेकिन मुख्यतः लोक प्रशासन का कार्य कार्यपालिका की शाखा से संबंधित है। तो संकुचित दृष्टिकोण के हिसाब से लोक प्रशासन केवल सरकार की कार्यकारी शाखा यानी कि क्रियान्वयन करने वाली शाखा कार्यपालिका से ही संबंधित है। इसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को कार्यपालिका की शाखाओं द्वारा संपादित क्रियाएं आती हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण अगर हम देखें तो लूथर गुलिक की डेफिनेशन को शॉर्ट करके हम कह सकते हैं कि लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का संबंध केवल और मुख्यतः कार्यपालिका शाखा से है। इसी तरह हर्बर्ट साइमन एक बहुत बड़े विचारक और थिंकर हैं, जिन्होंने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालक के कार्यों पर एक पुस्तक लिखी है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। वह कहते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती है। यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है केवल वह जो कार्य करती है उसे हर्बर्ट साइमन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काउंट करते हैं। अब आप लोगों को अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संकुचित अर्थ में कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य ही लोक प्रशासन का कार्य हैं और व्यापक अर्थ में सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किए गए सभी कार्य जो हैं वह लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। अब हम लोक प्रशासन के पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। संकुचित दृष्टिकोण से ही मिलता जुलता पोस्ट कॉप दृष्टिकोण है, जो हेनरी फ्योल के द्वारा और लूथर गुलिक, उर्विक और हेनरी फ्योल द्वारा जो है ये है पोस्ट कॉप दृष्टिकोण जो है इसका समर्थन किया गया है। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण को सिस्टमैटिक तरह से यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक मैनेजरियल एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कौन सी किताब, ये मैं आपको आगे पीडीएफ नोट्स में भी दूंगी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कहा है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के अंदर समाहित है। अब पोस्ट कॉप दृष्टिकोण क्या कार्य, पोस्ट कॉप दृष्टिकोण क्या दृष्टिकोण है? पोस्ट कॉप दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण का ही एक पार्ट है, जिसमें लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। कभी भी यह आए पोस्ट कॉप शब्द
पोस्ट कॉप का सिद्धांत, पोस्ट कॉप का प्रिंसिपल, पोस्ट कॉप का एक्रोनिम किसने प्रतिपादित किया? तो हम कहेंगे लूथर गुलिक जी ने इसे प्रतिपादित किया और ये इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। पोस्ट कॉप 7 अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर बना है। उन शब्दों को हम मिलाकर देखेंगे कि वह क्या क्या शब्द हैं और वह क्या क्या उनका अर्थ है। तो पोस्ट कॉप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? POSDCORB। हर एक शब्द हर एक चीज को डिफाइन करता है। तो पोस्ट कॉप में क्या क्या आता है? POSDCORB। P का मतलब प्लानिंग, योजना बनाना। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। S का मतलब स्टाफिंग यानी कि कार्मिक प्रशासन करना। D का मतलब डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना। CO का मतलब कोऑर्डिनेट करना यानी कि सबको साथ लेकर चलना, समन्वय करना। R का मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। और B का मतलब बजटिंग, बजट तैयार करना। पोस्ट कॉप की जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना लेविस मरियम ने की है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट कॉप सिद्धांत केवल कार्य के तरीके की चर्चा करता है। लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण तत्व पाठ्य विषय के बारे में नहीं बताता। वह कहती हैं कि पोस्ट कॉप दृष्टिकोण जो है वह पूरा का पूरे लोक प्रशासन के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं, उसके क्षेत्र में, उसकी प्रकृति में क्या क्या आता है, ये नहीं बताता। वह सिर्फ बताता है कि एक संगठन में, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो प्रशासन हो, किसी भी प्रशासन को करने का तरीका डिफाइन करता है कि प्लानिंग करनी है हमें, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर कार्मिक प्रशासन करना है, समन्वय करना है, रिपोर्टिंग करनी है और उन सबको बजट के अंदर तैयार करना है। तो वह केवल कार्य करने का मात्र तरीका है। आगे कहती हैं लेविस मरियम कि पोस्ट कॉप दृष्टिकोण जो है उसको वो कहती हैं कि वह उसकी तुलना कैंची के 2 फलकों से करती हैं। वो कहती हैं कि कैंची के 2 फलके हैं। एक फल्क जो है यानी कि जो कैंची अपन चलाते हैं 2 पार्ट से चलाते हैं। एक पार्ट तो पोस्ट कॉप दृष्टिकोण है और दूसरा विषय वस्तु दृष्टिकोण है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यह सब अलग हैं और पोस्ट कॉप कार्य करने का तरीका है। अब अगला दृष्टिकोण आता है विषय वस्तु दृष्टिकोण। जैसे मैंने आपको भी बताया, विषय वस्तु दृष्टिकोण के अंदर इसकी प्रतिपादक लेविस मरियम हैं, जिन्होंने पोस्ट कॉप की बुराई करी। उन्होंने कहा कि गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कॉप दृष्टिकोण की आलोचना करती हैं और उनके अनुसार लोक प्रशासन कैंची के 2 फलकों के समान है। उस औजार को असरदार बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके दोनों हिस्से या दोनों फलक जो हैं वो ठीक हों। कृपया इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक्स में मत जाइएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब मैंने बोल कर टाइपिंग करी तो कुछ मिस्टेक्स आ गई। तो इसे आप वर्तनी को ठीक कर लीजिएगा। तो इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक, इसके आप मतलब को समझने की कोशिश करिए कि पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण की प्रतिपादक लेविस मरियम हैं। वो ये कहती हैं पोस्ट कॉप कैंची का केवल एक फलक है और लोक प्रशासन का क्षेत्र तब पूरा होगा जब पूरी कैंची काटने के लायक होगी। वो काटने के लायक कब होगी? जब पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के साथ पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण मिलेंगे। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र आपको पता चला, एक है एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन में जितने भी व्यक्ति कार्यरत हैं वह एकीकृत दृष्टिकोण में आते हैं। जो व्यक्ति केवल निर्णय प्रक्रिया से संबंधित हैं, यानी कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उन्हें हम मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। सरकार के तीनों अंगों को अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र माने तो उसे हम व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं। केवल कार्यपालिका की शाखा को माने तो उसे हम संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण जो है वह केवल कार्य करने के तरीके को बताता है। POSDCORB। विषय वस्तु दृष्टिकोण
लेविस मेरियम का है, वो ये कहती हैं कि कैंची के 2 फलकों के समान अगर एक फलक में पोस्ट कॉप रखें और एक फलक में विषय वस्तु रखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र पूरा किया जा सकता है। अकेला पोस्ट कॉप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र नहीं बताता। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं कि क्या केवल नीति क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन का क्षेत्र है या नीति निर्माण भी इसका क्षेत्र है। अगर व्यापक दृष्टिकोण की तरफ से हम देखें तो लोक प्रशासन में नीति का क्रियान्वयन, अब वो ये कहते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या कार्य होता है। प्रशासकों का दायित्व होता है कि नीति संबंधित मामलों में मंत्रियों को सलाह दें। ठीक है, मंत्रियों को सलाह कौन देता है? कोई भी मंत्री जो होता है वो इतना टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं होता कि वह नीतियों का निर्माण करे। तो नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका ही पूरा का पूरा लेआउट बनाकर देती है मंत्रियों को, जिसके बाद पॉलिसी मेकिंग का कार्य किया जाता है। दूसरा, नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान अन्य सहायक नीतियों का निर्माण किया जाता है। जब नीतियां मोटे तौर पर बन गई, कानून बन गई, तो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए छोटे छोटे ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। वो कौन बनाता है? कार्यपालिका बनाती है। इसी तरह से तीसरा काम है कि सभी प्रकार के शासन प्रणालियों में आज अधीनस्थ विधायक प्रशासकों की गतिविधियां हैं। तो वो ये कहते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में नीति का निर्माण एवं नीति का क्रियान्वयन दोनों कार्य ही आते हैं। अब एक दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। वे कहते हैं ये एक आदर्शवादी विचारधारा है जो लोक प्रशासन को लोक कल्याण का कार्य मानता है, क्योंकि लोक प्रशासन का मीनिंग हमने शुरू में पढ़ा। उसका मीनिंग क्या था? सेवा करना, देखभाल करना, प्रबंध करना। तो ये कहते हैं कि जो भी लोक प्रशासन लोक कल्याण का कार्य करता है, लोगों के हित में कार्य करता है, जनता के हित में कार्य करता है, जनता के लिए सेवा का, देखभाल का कार्य करता है, उससे सब कार्यों को लोक प्रशासन में हम मानेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, जितनी भी उसकी प्रकृति और क्षेत्र पढ़ा, उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट एवं जन कल्याणी मतलब वेलफेयर विचारधारा की प्रगति के साथ वह निरंतर बढ़ता जा रहा है और लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य, स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। यानी कि लोक प्रशासन को समित रूप में देखें तो इसका दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण है, यानी कि पूरे संगठन के कार्यों को हम पब्लिक एड मानते हैं, सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने को हम करते हैं। ये लोक कल्याणकारी भी है, पोस्ट कॉप को भी सम्मिलित करता है, निजी प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों दोनों को देखता है और इसके अंदर नीति का क्रियान्वयन और नीति का निर्माण सभी शामिल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन से बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पर इसी को हम क्लास मानकर चल रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए व्हाट्सएप पर इन पे, ताकि हम आपको उस विषय को या उस पर्टिकुलर चीज़ को वापस से समझा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों। ये भाग 2 था आपके लोक प्रशासन के क्षेत्र का। मुझे लगता है अब आप लोगों को लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उनका क्षेत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।